अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो WBC डिसऑर्डर है और आज का जो टॉपिक है ये थर्ड सेमेस्टर MLT और एनेस्थीसिया वालों के लिए है। तो आज हमने WBC के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। WBC की जो डिसऑर्डर्स हैं वो दो तरह के हैं। एक WBC का जो काउंट होता है, नंबर होता है, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, जिसको क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। क्वांटिटेटिव मीन कि क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाना या क्वांटिटी का डिक्रीज़ हो जाना, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्या होता है कि WBC की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। क्वालिटी मीन कि WBC के जो फंक्शन होते हैं उसके फंक्शन में भी अल्ट्रेशन आ जाती है, चेंजेस आ जाती है, वो फिर फंक्शन भी नहीं कर सकते। और अगर फंक्शन किसी हद तक नॉर्मल होते हैं लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो डिसरप्ट हुई होती है, वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के नहीं होते। तो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मलिटीज इन द टोटल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट। जब ल्यूकोसाइट के काउंट में कमी या ज़्यादती आ जाती है तो ऐसे डिसऑर्डर को क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मलिटी इन द मॉर्फोलॉजी या फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अगर ल्यूकोसाइट्स में WBC, अगर WBC के नंबर कम ज़्यादा होते हैं, जैसे कि नॉर्मल WBC काउंट कितना है वो 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर या पर क्यूबिक mm, तो अगर 4000 से कम हो जाते हैं WBC तो क्वांटिटी कम हो गई है, और अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्या है कि लेट्स सपोज फंक्शन क्या है, न्यूट्रोफिल का फेगोसाइटोसिस है, और अगर वो फेगोसाइटोसिस ना कर सकता हो तो ये उसकी क्या है, फंक्शन एबनॉर्मैलिटी है। या अगर आप देखें कि न्यूट्रोफिल में जो है वो लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, और कितने लोब्ड होते हैं उसके 3 to 5 होते हैं, या ये लोब 5 से ज़्यादा हो जाते हैं या 3 या 2 से कम हो जाते हैं, तो इसको क्या आप कहेंगे, क्वालिटी इसकी ख़राब हो गई है, फंक्शन ख़राब हो गई, या जो मॉर्फोलॉजी है वो ख़राब हो गई, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है। तो WBC की जो डिसऑर्डर्स हैं वो दो तरह के हैं, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स में तो इतना कुछ नहीं है। अगर WBC इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। 11000 पर क्यूबिक mm से इंक्रीज़ हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। हमने CBC कराया है, तो CBC में हमने पढ़ा था TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जब वो इंक्रीज़ आ रहा था। तो ये क्या है, ये एक पैरामीटर है, एक इंडिकेटर है जो हमें इन्फेक्शन के बारे में बता रहा होता है, जो हमें इन्फेक्शन के बारे में बता रहा होता है ल्यूकोसाइटोसिस। किसी भी इन्फेक्शन में WBC क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो अगर बॉडी में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन है तो प्रोटेक्शन के लिए WBC आएंगे, और WBC नॉर्मल हालत से इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि नॉर्मल बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है तो WBC भी नॉर्मल है। अगर बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन आ जाता है, कोई डिजीज़ आ जाती है, तो WBC ने भी इंक्रीज़ होना होता है। तो जब भी WBC इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये अक्सर पेपर में पूछते हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस जो है वो एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ होता है इंक्रीज WBC काउंट, डिक्रीज WBC काउंट, और डिक्रीज क्वालिटी ऑफ WBC, डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ WBC, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये ल्यूकोसाइटोसिस जो है ये ओवरऑल WBC जो है जब उनकी काउंट इंक्रीज़ हो जाती है 11000 पर क्यूबिक mm से या 11000 पर माइक्रोलीटर से, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब कौन से ऐसे काजेज़ हैं जिससे ल्यूकोसाइटोसिस होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूट्रोफिल जो है ये एक्यूट इन्फेक्शन में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, इन दो इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल ने क्या होना होता है, इंक्रीज़ होना होता है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर जब उसको क्रॉस कर देते हैं कोई पैथोजन तो वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाते हैं। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जब एक्टिवेट होते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मैक्रोफेजेस है और साथ में उसके न्यूट्रोफिल है। तो न्यूट्रोफिल ने रिस्पॉन्स करना होता है उस पैथोजन को। तो एक्यूट इन्फेक्शन में
और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने न्यूट्रोफिल ने रिस्पॉन्स करना है, तो न्यूट्रोफिल अपने नॉर्मल क्वांटिटी से, नॉर्मल जो काउंट है उससे इंक्रीज़ होना होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ होंगे, और जब न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ होंगे तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉनिक इन्फेक्शन जब होता है तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में मोनोसाइट जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, जिसको मोनोसाइटोसिस कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन में अक्सर लिम्फोसाइटोसिस होता है, लिम्फोसाइट इंक्रीज़ होते हैं। सिंपली जब कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तो इज़िनोफिल ने इंक्रीज़ होना होता है। तो ये क्या है, डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब हर एक सेल की अपनी अपनी एक क्वांटिटी है, जो मैं सीबीसी में बता चुका हूँ कि न्यूट्रोफिल हमें कितना चाहिए, 1800 से लेकर 7200 तक। तो अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल 7200 से इंक्रीज़ हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अब हर एक सेल एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स करे, तो जब वो डिजीज़ होगी तभी ये सेल, स्पेसिफिक सेल इंक्रीज़ होंगे। जैसे कि पैरासिटिक इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शंस में इज़िनोफिल और बेसोफिल ने इंक्रीज़ होना होता है, स्पेसिफिकली इज़िनोफिल ने। बैक्टीरियल और एक्यूट इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल ने इंक्रीज़ होना होता है, तो इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रोफिलिया। और लिम्फोसाइटोसिस ने वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज़ होना होता है, तो लिम्फोसाइटोसिस, एज़िनोफिलिया, बेसोफिलिया। अब ल्यूकीमिया जो है वो आप सिंपली कहें तो ब्लड कैंसर इसको बोले। सिंपली ल्यूकीमिया इज़ अ ब्लड कैंसर। ल्यूक मीन WBC और MA मीन ब्लड, कि जब ब्लड में WBC की मिकदार ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। अब ल्यूकीमिया दो तरह के हैं, एक में माइलोडिस्प्लास्टिक होता है और एक में माइलोप्रोलिफरेशन होती है। माइलोप्रोलिफरेशन मीन कि जो माइलोसाइट होते हैं, जो WBCs होते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और माइलोडिस्प्लास्टिक उनमें कि WBC की प्रोडक्शन जो है उनमें फ़र्क आ जाता है, WBC की प्रोडक्शन में फ़र्क आ जाता है। उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो नॉर्मल नहीं होती, इनफेक्टिव होती है। जब वो बनते हैं तो वो फंक्शन नहीं कर सकते, उनमें ऐसी म्यूटेशन हुई होती है कि वो सिर्फ नाम के WBC होते हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो ल्यूकीमिया, अगर आपसे कोई पूछे कि ल्यूकीमिया में क्या होता है, तो ल्यूकीमिया में जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, तो इनमें WBC की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाती है उन जीन्स पर जो कि किसी भी सेल के प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करते हैं। जब वो किसी सेल की प्रोलिफरेशन मीन कि मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो होमोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं वो ज़्यादा प्रोलिफरेट होते हैं, तो ज़्यादा सेल बनते हैं, तो WBC जो है वो तकरीबन 1 लाख से भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर ल्यूकीमिया के अपने टाइप्स है, एक एक्यूट ल्यूकीमिया होता है, एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट मीन कि वो एग्रेसिवली ऑनसेट होते हैं इनका, क्रॉनिक होते हैं वो स्लोली प्रोग्रेस करते हैं। फिर ल्यूकीमिया के टाइप्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ माइलॉइड प्रीकर्सर के लिए है, जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इज़िनोफिल, RBCs, प्लेटलेट्स, ये ML में आते हैं माइलॉइड ल्यूकीमियाज में। और क्रॉनिक जैसे कि B सेल और T सेल। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया भी है जो कि एक्यूट होता है और माइलॉइड सेल्स में होता है, और एक्यूट लिम्फॉइड भी है जो कि एक्यूट होते हैं, ऑनसेट उनका जल्दी होता है, लेकिन वो लिम्फॉइड सेल में होते हैं, B सेल, T सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स में। सेम इसी तरह क्रॉनिक भी है, मतलब कि अगर क्रॉनिक है, स्लोली प्रोग्रेशन हो रही है लेकिन माइलॉइड सीरीज़ में हो रही है, तो CML उसको बोलते हैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। और वही क्रॉनिक है इनका नेचर, लेकिन लिम्फॉइड सीरीज़ में है, तो क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया हो गई, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन, इन सब कंडीशन में क्या होगा, ल्यूकोसाइट इंक्रीज़ होंगे। और जब ल्यूकोसाइट इंक्रीज़ होंगे तो ऐसे टर्मिनोलॉजीज को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में, एक्सरसाइज में WBC इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन है, मोनोसाइटोसिस हो रहा है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में मोनोसाइट इंक्रीज़ आते हैं।
पैरासिटिक इन्फेक्शन में एजिनोफिलिया आती है, ल्यूकोमाइड रिएक्शन में। अच्छा, ल्यूकोमाइड रिएक्शन क्या होते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ल्यूकोमाइड रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं, ऐसे इन्फेक्शन जिसके रिस्पॉन्स में WBC ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, 40,000, 52,000, 48,000, लेकिन ये ल्यूकीमिया नहीं होती, ये इन्फेक्शन होता है। ल्यूकोमाइड रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस है, ऐसे रिस्पॉन्स है कि ये क्या है, ल्यूकीमिया नहीं होता, लेकिन इनमें WBC की जो काउंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जिसमें WBC बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आए लेकिन वो ल्यूकीमिया नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन को ल्यूकोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। सिंपली आप इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। अब कंडीशन है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया मीन कि WBC कम होना। जो लोअर लिमिट है वो 4000 पर माइक्रोलीटर या 4000 पर क्यूबिक mm है। तो अगर 4000 से कम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। अगर ज़्यादा हो जाता है न्यूट्रोफिल तो न्यूट्रोफिलिया, कम हो जाते हैं तो न्यूट्रोपेनिया। कॉमन काजेस क्या है ल्यूकोपेनिया के, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड। इन कंडीशन में WBC कम होते हैं। एनीमिया देखिए, ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब है कि जो बोन मैरो है वो प्लास्टिक बन जाता है। अब सिंपली ऐसे याद रखने के लिए सपोज करें, ए प्लास्टिक में ये होता है कि WBC की बोन मैरो जो है उनकी फाइब्रोसिस हो जाती है। बोन मैरो अब किसी भी सेल की प्रोडक्शन, हेमोपोएटिक किसी भी सेल की प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो फिर बोन मैरो क्या हो जाते हैं, ए प्लास्टिक हो जाते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया। तो ए प्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपेनिया होगा, RBC भी कम होंगे, WBC भी कम होंगे, प्लेटलेट्स भी कम होंगे, तो इस वजह से ल्यूकोपेनिया होगा। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में WBC कम होंगे, क्योंकि किसी भी सेल के मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है DNA मैच्योरेशन के लिए, और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में फॉलिक एसिड B12 कम होते हैं, डिफिशियंसी होती है, तो मैच्योरेशन ऑफ DNA नहीं होता, तो WBC कम आते हैं। हाइपरस्प्लिनिज्म में भी ल्यूकोपेनिया होता है, WBC एक्युमुलेट हो जाते हैं स्प्लीन में। कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, जैसे कि किसी बंदे को कैंसर है तो वो कीमोथेरेपी करता है। अब कीमोथेरेपी क्या करता है कि वो साइटोटॉक्सिक होता है, वो सेल जो कि जल्दी प्रोलिफरेट करते हैं तेज़ी से, तो उन सेल को ख़त्म करता है। तो WBC जो है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से WBC भी किल हो जाते हैं। तो अगर किसी का एक्सपीरियंस हो तो कीमोथेरेपी पेशेंट जो होता है उसको कीमोथेरेपी के बाद इंजेक्शन देते हैं ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का, कि जो WBC कम हो गए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से, कि वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो वो ड्रग्स जो कि साइटोटॉक्सिक होते हैं उनकी वजह से भी ल्यूकोपेनिया काज हो सकती है। रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है और ल्यूकीमिया की वजह से भी हो सकता है। अब ल्यूकीमिया जो है, ल्यूकीमिया में कैसे होता है, क्योंकि अभी आप सोचेंगे कि अब आपने कहा कि ल्यूकीमिया में इंक्रीज़ हो जाते हैं, आप कहते हैं कि ल्यूकीमिया में डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो ल्यूकीमिया कुछ ऐसे ल्यूकीमिया है जिसमें WBC काउंट डिक्रीज़ होते हैं। अब ल्यूकीमिया भी, जब ल्यूकीमिया डायग्नोज नहीं होता तो उस वक़्त जब उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती कीमोथेरेपी से पहले, तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है। जब कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से WBC कम आते हैं। तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, कि ल्यूकीमिया के लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से ल्यूकोपेनिया क्या है, कॉज हो रहा है। और कुछ ऐसे टाइप्स हैं ल्यूकीमिया के जिसमें WBC क्या होंगे, कम आएंगे। ये तो थे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर जिसमें WBC या तो कम होंगे या WBC क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब हमने क्वालिटी के बारे में पढ़ना है कि ऐसे कौन से डिसऑर्डर है जिसमें WBC के क्वालिटी ख़राब होती है। एक है लोब्स के रिलेटेड, कि या तो लोब्स ज़्यादा होंगे और या लोब्स कम होंगे।
तो पेल्गर-हेविट एनॉमली जो है, इसमें अगर आप WBC की देखें तो हमने WBC के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल के बारे में, कि न्यूट्रोफिल में कितने लोब्स होंगे, 3 to 5। अब यहाँ पर अगर आप लोब्स को देखें, ये लोब्स अगर आप देखें तो ये लोब्स जो हैं ये कम हो गए, तो इसको हाइपोसिगमेंटेशन कहते हैं, हाइपोसिगमेंटेशन। अब हाइपोसिगमेंटेशन मीन कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये बायलोब्ड होते हैं। होने कितने चाहिए, अनसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है तो होने चाहिए कि ये लोब 3 to 5 होते, लेकिन लोब क्या हो गए, कम हो गए, लेकिन फंक्शन जो है ये इनका नॉर्मल होता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आप कोई स्लाइड देखते हैं फील्ड, और फील्ड में आपको वो न्यूट्रोफिल नज़र आते हैं जिनकी लोब्स जो होते हैं वो 2 लोब्स होते हैं, तो ऐसी डिजीज़, ऐसे डिसऑर्डर को बोलते हैं पेल्गर-हेविट एनॉमली। एल्डर्स एनॉमली, इससे पहले हम पढ़ते हैं हाइपर सेगमेंटेशन। तो न्यूट्रोफिल जो है इनमें हाइपर सेगमेंटेशन आप देखें, एवरेज लोब काउंट कितना हुआ, वो 3 to 5 है, लेकिन अगर आप यहाँ पर लोब देखें तो ये 7 लोब हैं, ये 6 लोब्स हैं, तो लोब्स क्या हो गए, वो ज़्यादा हो गए, लोब्स ज़्यादा हो गए। अगर लोब्स कम होते हैं तो पेल्गर-हेविट है, और अगर लोब ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको हाइपर सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये दोनों कौन से डिसऑर्डर्स हैं, क्वालिटी डिसऑर्डर है, इसमें न्यूट्रोफिल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है, फंक्शन दोनों के नॉर्मल होते हैं तकरीबन, और हाइपोसेगमेंटेशन के तो नॉर्मल होते हैं, हाइपर सेगमेंटेशन में फिर भी कंप्रोमाइजेशन आ जाती है। हाइपर सेगमेंटेशन में गैलोब्लास्टिक एनीमिया, ये आप ज़रूर याद रखें, ये MCQ में पूछते हैं कि हाइपर सेगमेंटेशन जो न्यूट्रोफिल का होता है वो कौन से एनीमिया में होता है, तो वो गैलोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। एवरेज लोब काउंट इंक्रीज हो जाता है, जो लोब होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और पेल्गर-हेविट में लोब डिक्रीज हो गए थे। 2 ही डिफरेंस है, इजी है, आप कंफ्यूज ना हो। अगर न्यूट्रोफिल की लोब्स डिक्रीज हो जाए तो पेल्गर-हेविट एनॉमली, और अगर इंक्रीज हो जाए तो हाइपर सेगमेंटेशन, और ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। दूसरा है एल्डर्स एनॉमली। एक एल्डर्स एनॉमली है और एक है शेडिक-हिगाशी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, शेडिक-हिगाशी में डिफरेंस ये है कि इनमें इंक्लूजन होंगे, साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन मीन कि फॉरेन बॉडीज आएंगे, इसमें फॉरेन पार्टिकल यहाँ पर आएंगे, लेकिन ये क्या होंगे, लार्ज इन साइज होंगे। आप देख सकते हैं ये साइटोप्लाज्म में जो है ये क्या है, लार्ज है। ये असल में लाइसोसोम की जो प्रोडक्शन है, लाइसोसोमल डिजीज़ है इसकी, तो लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं साइज़ में, लाइसोसोम साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, शेडिक-हिगाशी एनॉमली, सही है। और अगर आप इसी को देखें एल्डर्स एनॉमली को, तो एल्डर्स एनॉमली में वो लार्ज नहीं होते बल्कि फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये पूरे साइटोप्लाज्म, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ये पहले भी होते हैं। तो एल्डर्स एनॉमली में और शेडिक में 2 डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ऑल ओवर साइटोप्लाज्म, और फाइन ग्रेन्यूल्स, छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, फंक्शन नॉर्मल है। और अगर आप शेडिक-हिगाशी को देखें तो इसमें जो है लार्ज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। कौन से ग्रेन्यूल्स, लार्ज ग्रेन्यूल प्रेजेंट है। अब सिर्फ एक बात और है कि CH एनॉमली में क्या होंगे, शेडिक-हिगाशी में, कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज आएंगे, इनमें ब्लीडिंग होगी, इनमें ब्लीडिंग होगी। और दूसरी बात क्या है कि शेडिक-हिगाशी एक कम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसमें एल्बिनिज्म भी होता है। एल्बिनिज्म किसको बोलते हैं कि बॉडी में एक पिगमेंट है मेलेनिन, जो कि बॉडी के सरफेसेस को, बहुत सारे सरफेसेस को डार्क कलर देता है। तो एल्बिनिज्म में जो मेलेनिन की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है, तो ऑक्यूलोकुटेनियस एल्बिनिज्म भी इसमें होता है। तो ये आपने रटल लगाना है, इसमें कोई ऐसे कंसेप्ट की चीज़ें नहीं है, बस शेडिक-हिगाशी एनॉमली है। इसमें लार्ज ग्रेन्यूल्स आते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको लाइसोसोम डिसऑर्डर की वजह से एल्बिनिज्म भी इसी में होता है और ब्लीडिंग टेंडेंसी भी इसमें होती है। और अगर स्मॉल ग्रेन्यूल्स आ जाए थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म तो इसको एल्डर्स एनॉमली बोलते हैं। अब है मेहेग्लिन एनॉमली। इसमें क्या होता है, इसमें आप GLIN को देखें, इस G का मतलब है जाइंट प्लेटलेट्स।
इसमें प्लेटलेट्स क्या होंगे, इफ़ेक्ट होंगे, प्लेटलेट्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ आएगा, सही है। तो इसमें आपने ग्लेन को याद रखना है, जी जो है ये जॉइंट प्लेटलेट्स के बारे में बता रहे हैं, प्लेटलेट्स जो होंगे वो जॉइंट प्लेटलेट्स आएंगे। एल के बारे में है कि लो प्लेटलेट्स काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा इसमें, जॉइंट प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आई एन का मतलब है इंक्लूजन्स, तो इसके साइटोप्लाज्म में कुछ फॉरेन पार्टिकल जो हैं वो भी इंक्लूजन होंगे इसमें, और इसमें भी ब्लीडिंग टेंडेंसीज होंगी। तो हमने कितने पढ़े कि एक में तो हाइपर सेगमेंटेशन होगी, एक में हाइपो सेगमेंटेशन होगी, और फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म में लार्ज ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं और साइटोप्लाज्म में स्मॉल ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं बहुत सारे, और एक में हैग्लिन हमने पढ़ा कि इसमें क्या है, जॉइंट प्लेटलेट्स आएंगे और बेजोफिलिक इंक्लूजन होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसीज होंगी। तो ये सारे क्या है वो डिसऑर्डर है प्लेटलेट्स के, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं। तो क्वांटिटेटिव में हमने नंबर का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना पड़ा, और क्वालिटी में हमने WBC के बारे में पढ़ा कि वो मॉर्फोलॉजी डिफरेंसेस। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, तकरीबन टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए, और अब हमने एनीमिया के बारे में मज़ीद पढ़ना है, और एनीमिया के ईच टाइप को हम उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को, उनकी डेफिनेशन को, और जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे उनको, इन सब को हमने पढ़ना है एक एक करके। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।